नमस्कार, चुनावी गणित में फिर से आपका स्वागत। आज हम फिर बात करेंगे बिहार के बारे में और इस बार हमारा ध्यान रहेगा बिहार का दलित वोटर क्या चाहता है। बिहार में आने वाले चुनाव को लेकर दलित वोटरों का मूड में क्या बदलाव आ रहा है, ये चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं अशोक भारती जी, जो नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है जो अनुसूचित जाति और जनजाति के इशू को लेकर बराबर चर्चे में रहता है। उसका अशोक भारती जी मुखिया हैं और आपको स्वागत करते हैं। बिहार में इस बार दलित वोटरों को लेकर सारे पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर एक तरह का उत्साह भी है और एक तरह का अनिश्चितता भी है। ये बहुत दिन तक एक समीकरण वहाँ पर नीतीश कुमार जी ने बैठा दिया था, अति पिछड़ा और महादलित, जो कि दलित वर्ग के अंदर कुछ परसेंटेज, बड़े परसेंटेज वोटर्स होते हैं, उनका एक सॉलिड समीकरण उनके साथ था। और महागठबंधन के पास भी कुछ दलित वर्गों का वोट है और भारतीय जनता पार्टी के पास भी कुछ वर्गों का वोट है। लेकिन जो इस बार हमें दिखाई दे रहा है कि एक बड़े पैमाने पे एक संभावना है कि ये सारा जो समीकरण पहले चलते आए हैं उन समीकरणों में बड़ा बदलाव होने की संभावना है। क्या ये मेरा समझ सही है? राजेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है कि किसी हद तक आपकी बात ये एकदम सही है कि इस बार का जो सामाजिक समीकरण है वो पिछले चुनावों से बहुत अलग है और ख़ास तौर से दलितों की जो समझ है, दलितों की जो समझदारी है, दलितों के जो संगठन हैं, दलितों के बीच में काम करने वाले जो लोग हैं, वो एक तरीके से जो मौजूदा डिस्पेंसेशन है उससे उकता गया है। और उकताने के बहुत सॉलिड रीज़न हैं, बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मोटी बात यह है कि दलितों में धीरे धीरे ये धारणा अब धीरे धीरे बहुत मजबूत हो गई है कि दलित और महादलित का जो कृत्रिम विभाजन था, उस कृत्रिम विभाजन ने ना महादलितों को फ़ायदा पहुंचाया, ना दलितों को फ़ायदा पहुंचाया। मैं ये बताना चाहता हूं कि माननीय नीतीश कुमार जी ने जो ये विभाजन किया था उसमें दुसाध एक तरफ थे और दुसाध और बाकी जो गैर दुसाध जातियाँ थी उनको उन्होंने महादलित किया था। और तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इस बार दलितों में ये हो रहा है कि दलितों को बांटने के लिए ये किया गया था। और चूंकि महादलित खुद अपने आप में रेस्टलेस महसूस कर रहा है, उसके पास जॉब्स नहीं हैं, उसके एट्रॉसिटी बढ़ रही हैं, उसके पास जो है ज़मीन नहीं है, आवास के लिए पट्टे नहीं हैं। और आपको पता है जो बिहार में बड़े पैमाने पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के जो विक्टिम्स हैं, बेनिफिशरी तो जो होंगे वो होंगे, लेकिन उसके जो विक्टिम हैं वो लोग हैं जो महादलित समुदायों से आते हैं। वो हम आएंगे, हर मुद्दे पर आएंगे। थोड़े हमारे दर्शकों के लिए आंकड़ों के सहारे थोड़ा कुछ परिप्रेक्ष्य दे देते हैं। वो ये है कि बिहार राज्य जो है पूरे हिंदुस्तान भर में जो दलित समुदाय हैं उसके 8% बल्कि 8.5% दलित पूरे भारतवर्ष के बिहार से आते हैं। और मतलब कि दलितों की आबादी के मामले में बिहार जो है उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल के बाद तीसरा राज्य ज़्यादा आबादी है, तीसरा राज्य में है, जो कि 8.5%, ये बहुत बड़ा नंबर है। और अगर बिहार के अंदर देखें, बिहार की जो पूरी आबादी है उसके अगर हम सेंसस के दायरे में जाएं तो 16-17% जो 2011 में जो सेंसस हुआ था, लेकिन हाल में जो बिहार में जो कास्ट सेंसस हुआ है उससे हमें पता चलता है कि लगभग 20% आबादी बिहार में दलित है। तो ये बहुत बड़ा वर्ग है
और जो पॉलिटिकल पार्टी इस वर्ग का समर्थन हासिल कर लेता है वो उसको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है। लेकिन बात यह है कि दलित समुदाय जो है, दलित वोट जो है, वो कई दिनों से बिहार में बटा हुआ है और एक तरह से उसका श्रेय नीतीश कुमार जी को जाता है। वो ऐसे है कि जो हमारे दलित आबादी है बिहार में, उसके लगभग 3 अनुसूचित दलितों के बीच में 3 जो अनुसूचित जातियां हैं उनका हिस्सा लगभग 75% है। 30% दुसाध जो पासवान के नाम पर जाने जाते हैं और 30% चमार और 15% लगभग मुसाहर, और उसके बाद जो है बाकी 20 जातियां जो है वो बाकी 25% में समझ जाते हैं। उनमें से भी जो 7 जातियां हैं वो लगभग 20% है। यानी कि कहने की बात यह है कि छोटे छोटे जो दलित सेगमेंट से जात हैं वो लगभग 7 ऐसे जात हैं जो 20% के वोट रखते हैं और वो भी बड़े मायना रखते हैं। तो उसमें शायद राजभर वगैरह आ जाएंगे। तो अब रजवार हैं, पासी हैं, धोबी हैं, ये जातियां ऐसी हैं जो ज़्यादा डोम हैं, ये 2% 3%, भुइयां है, ये 2% 3% ऐसे होकर 20% हो जाते हैं। लेकिन इनको भी मोबिलाइज कर लें कोई तो 20% वो भी बड़ा मायना रखता है। और नीतीश कुमार ने जब 15 साल पहले उन्होंने देखा कि एक विनिंग समीकरण, जब वो लालू के साथ से हट गए, तो उन्होंने इस बात को देखा कि एक विनिंग समीकरण ये होगा कि बिहार में के अंदर यादव, कुर्मी, कोयरी के छोड़ के उसके बाद जो है अति पिछड़ा वर्ग में भी लगभग 26% लोग आते हैं। और उन्होंने कहा ये दलित समुदाय को अगर मैं तोड़ दूं, और उसमें ऐसा है कि पासवान जो है वो थोड़े इकोनॉमिकली और सोशली बेटर ऑफ है, राइट, और एजुकेशनल भी बेटर ऑफ है, और जागरूकता के हिसाब से भी वो बेहतर स्थिति में। तो उन्होंने ऐसा किया कि गैर पासवान समुदाय को मोबिलाइज करना शुरू कर दिया और ज़्यादातर उनका फोकस मुसाहर के ऊपर रहा। और एक तरह से कहा जाए तो बड़ी दिनों तक मुसाहर जाति से लोग ज़्यादातर नीतीश कुमार के साथ रहे। चमार में बटा हुआ है। अभी कह सकते हैं कि अभी जो मुसहरों की जो घोषित लीडरशिप है वो अभी भी नीतीश कुमार के साथ है। और चमार के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, हमको मैं जो आपने बातें कही, मैं 2-3 चीज़ें उसमें छोटी छोटी बातें करना। तो पहली बात तो ये है कि 1985 से पहले की जो स्थिति थी बिहार में दलितों की, उसमें दलितों को खास और रविदास समाज के पास बड़े बड़े लीडर थे। रविदास मतलब वो चमार में आ जाते हैं। रविदास जैसे कि बाबू जगजीवन राम, वो इतने बड़े नेता थे देश के, तो पूरा रविदास उसके पीछे था, चमार उसके पीछे था। बाबू जगजीवन राम की डेथ के बाद जो है बिहार में रामविलास पासवान एक बड़े नेता के तौर पे उभरे, और वो दुसाध जाति से आते थे और उनका एक बहुत लंबा टेन्योर, और वो अभी कंटिन्यूस टेन्योर है। तो इसकी वजह से उनके प्रयासों की वजह से या उनकी राजनीति के चलते दुसाधों में काफ़ी जागरूकता आई। लेकिन हाल ही के दिनों में, खासतौर से पिछले 10-1 सालों में, मुसहर जाति जो एकदम डोरमेंट कम्युनिटी थी, जीतन राम मांझी के सामने आने से उसमें भी एक थोड़ा जागरूकता, राजनीतिक चेतनता आई है। लेकिन इस बार के चुनाव में स्थितियों में काफ़ी परिवर्तन आ रहा है। जो चमारों का जो वोट है इस बार, अभी फिलहाल कांग्रेस के जो बिहार पीसीसी के जो सभापति हैं वो रविदास कम्युनिटी से आते हैं और उनको कांग्रेस हाल ही में ही सभापति बनाया है। तो चमार का वोट जो हमें समझ में आता है वो बढ़ता है, वो एनडीए के पास भी जाता है, वो गठबंधन के पास भी जाता है। खास करके पिछले इलेक्शन में यही हुआ था। इस बार क्या देख रहे हैं? देखिए, एक बात मैं ज़रूर मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी जाति का वोट 100% किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं जाता है। रामविलास पासवान के ज़माने में भी 100% दुसाध वोट रामविलास पासवान की पार्टी में नहीं जाता था, और उनके बाद 100% दुसाध वोट चिराग पासवान को नहीं जाता है। हमें इस डिपार्चर पॉइंट से समझना चाहिए कि जैसे अगर हमने
24 के लोकसभा के चुनाव देखें, उससे पहले का विधानसभा का चुनाव देखें, तो एक बड़ा सेक्शन करीब करीब 1/3 जो रविदास का समाज का जो वोट है वो महागठबंधन के साथ तब भी गया था। इस बार चूंकि राजेश राम जो कि रविदास समाज से आते हैं, चमार जाति से आते हैं, तो उनकी वजह से हमें लगता है, और उससे भी बड़ी जो प्रयास है वो मुझे लगता है राहुल गांधी जी ने जो संविधान को लेकर जो मुहिम चलाई है उसकी वजह से रविदास समाज में बहुत बड़ी जागरूकता आई है। मैं समझता हूँ कि इस बार करीब करीब 60 से 70% वोट जो है चमार का वो महागठबंधन की तरफ जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि अभी हमने पाटलिपुत्र सम्मेलन किया था, आपको पता होगा पाटलिपुत्र दलित सम्मेलन किया था, उसमें रविदास समाज के जो सबसे बड़े धर्मगुरु हैं वो भी उसमें आए थे। उनके आने से ही इस बात का इंडिकेशन है कि रविदास समाज का ओवरवेलमिंग वोट जो है इस बार महागठबंधन की तरफ जाएगा। और मैं समझता हूँ कि अगर वो वोट जाता है तो बिहार के दलितों का 30% वोट है वो। अगर 60-70% जाता है तो मुझे लगता है कि पिछली बार के मुकाबले दुगना वोट रविदास का महागठबंधन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो ये एक बड़ा हुआ है। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि रामविलास पासवान के ज़माने से और चिराग पासवान के ज़माने तक आते आते रामविलास पासवान थोड़े अम्बेडकरवादी थे। वो अम्बेडकर फिलॉसफी के नज़दीक थे, वो गांधी जी को भी मानते थे लेकिन अम्बेडकर फिलॉसफी के भी नज़दीक थे। उसकी वजह से जो दुसाध समाज है बिहार का वो नॉन ब्राह्मणिकल भी बना है, बड़े पैमाने पे वहाँ बुद्धिज़्म का भी प्रभाव है। तो लेकिन चिराग पासवान के साथ अक्सर देखा जाता है कि वो अपने आप को एक हिंदू लीडर के तौर पे पेश करते हैं, तो काफ़ी ब्राह्मणिकल है, ब्राह्मणिकल है। तो उसकी वजह से दुसाधों में बहुत बड़ा जो है डिवीज़न है। और मुझे लगता है, मेरा अंदाज़ा ऐसा है कि दुसाध समाज का वोट इस बार मैं समझता हूँ कि 50% एनडीए और चिराग और 50% महागठबंधन की तरफ जा सकता है। आपने अभी जो सम्मेलन की जिक्र की, पाटलिपुत्र सम्मेलन, ये नागौर के तरफ से हुआ था, तो यहाँ पर क्या सारे दलित समुदाय के लोग आए थे? मतलब दुसाध समाज के भी आए थे, हाँ, मुसहर के भी आए थे? बिल्कुल। हमारे ये पाटलिपुत्र सम्मेलन था, ये तमाम जातियों के जो हेड्स थे वो सब इनॉग्रल सेशन में थे। उनमें धोबी समाज के थे, उसमें मुसहर समाज के थे, नट समाज के एक व्यक्ति अचानक बीमार हो गए थे तो वो नहीं आ पाए थे, पर उनका संदेश आया तो नट समाज के लोग थे, डोम समाज, डोम और मेहतर समाज और जो वाल्मीकि समाज के लोग थे, तो मुसहर समाज के लोग थे, रविदास समाज के लोग थे, दुसाध समाज के लोग थे। तो तमाम जो बड़ी बड़ी जातियाँ हैं उन तमाम जातियों के रिप्रेजेंटेटिव इनॉग्रल सेशन में थे। तो ये अपने आप में बिहार में समझा जा रहा है कि ये नागौर ने इतनी सारी जातियों को एक जगह कैसे इकट्ठा किया, क्योंकि बहुत सारे लोग नागौर की कार्यप्रणाली को नहीं जानते हैं। क्योंकि नागौर की जो लीडरशिप है वो अपने आप को जाति, शेड्यूल कास्ट की जाति निरपेक्ष रखती है। उसकी वजह से किसी भी जाति को अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं होता है, इसलिए वो सब उसकी जाति पर आते हैं। तो मुझे लगता है कि उसमें भी हमको ये पूरे बिहार, क्योंकि हमने करीब 20 जिलों में दलित राउंड टेबल की थी, हम 1000 गाँवों में संविधान सम्मान सभाएं कर रहे हैं, तो हमारा अंदाज़ा ये है कि दलितों का एक बड़ा सेक्शन इस बार वो एनडीए को डिज़र्ट कर रहा है और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग महागठबंधन की तरफ जा रहे हैं। अगर महागठबंधन की जीत होगी तो उसका सबसे बड़ा सहरा अगर किसी के सर पे बंधेगा वो दलित समाज होगा। तो आपने ये पाटलिपुत्र सम्मेलन में भी एक अपना एक तरह से रिपोर्ट पेश की कि दलित, बिहार का दलित क्या चाहता है, और आपने अभी कहा कि 20 जिलों में आपने दलित राउंड टेबल किया है, 1000 गांव में लगभग आपका संविधान यात्रा चल रहा है। मेरा जहाँ तक समझ है आपने अपना सपोर्ट महागठबंधन को औपचारिक रूप में दे दिया है, ये बात सही है? आप एक तरह से महागठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, नागौर तो वैसे क्लियरली किसी पॉलिटिकल पार्टी को सीधे सीधे सपोर्ट नहीं करता है, करना भी नहीं चाहिए उसको,
लेकिन हम ये ज़रूर देख रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग एस्टैब्लिशमेंट है, जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है, वो दलितों के पक्ष में काम करने में नाकामयाब रहा है। उसकी जो नीतियां हैं, उसकी जो रीतियां हैं, उसकी जो नीयत है, उसके काम करने के तौर तरीके हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँ कि नीतीश सरकार ने एक स्कीम लागू की कि 2 लाख रुपया वो दलित समाज के व्यक्ति को रोजगार के लिए देंगे। कुछ दिन चलाई, वो स्कीम बंद कर दी। अब वहाँ से पैसा निकाल के सरकार जो है वो जीविका के जरिए बहनों को, मतलब कि महिलाओं को दे रही है। और ये महिलाएं कौन हैं? ये तो दलित समाज की महिलाएं नहीं होंगी। हमें पक्का यकीन है कि दलित समाज की महिलाओं को पैसा नहीं मिलेगा। तो यानी दलितों का पैसा छीन कर आप गैर दलितों में बांट रहे हैं। तो ये सारे के सारे ऐसे पॉइंट हैं जो हमको एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ अपने कदम उठाने के लिए मजबूर कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है क्योंकि आप गठबंधन के पक्ष में या झुकाव है आपका महागठबंधन की तरफ, इसीलिए आप जो प्रेडिक्शन ये कर रहे हैं कहीं उसमें बायस हो? आप कह रहे हैं कि 50% इस बार जो है दलित वोट जो है वो महागठबंधन को आ जाएगा। थोड़ा सा डिसएग्रीगेट करते हैं जी। जो दलितों का जो स्प्रेड है तो उसमें 2 फैक्टर होता है। एक आपने राजेश राम की जिक्र किया, और लेकिन सबसे बड़ा मायना जो रखता है खास करके बिहार के इलेक्शन में, जब चुनाव अनाउंस हो जाता है और जब सीट में कैंडिडेट की चॉइस होता है, लोग अंत में जाकर वो देखते हैं कि हमारे समुदाय का आदमी को टिकट मिला कि नहीं मिला। और कई जगह बड़े अलग अलग तरह के टेंशन है। जैसे थोड़ा सा उसके ऊपर आप बताइए, जैसे सीमांचल का बात ले लीजिए। अगर हम देखेंगे, देखिए बिहार को हम अमूमन 6 रीजन में बांटते हैं। एक सीमांचल है, तो सीमांचल वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे माइनॉरिटीज़, मुस्लिम डोमिनेशन ज़्यादा है। मुस्लिम डोमिनेशन होने की वजह से वहाँ पे हिंदू वर्सेस माइनॉरिटीज़ के बीच में तनाव है। और वहाँ पर जो जातियाँ हैं वहाँ पे दुसाध का, पहली बात तो ये हमें समझना है कि सीमांचल के क्षेत्र में दलितों की आबादी रेस्ट ऑफ द बिहार के मुकाबले में काफ़ी कम है। उसकी वजह से चूंकि कम है तो वो एसर्ट नहीं कर सकती हैं, तो उनका एसर्शन जो है, टिकट मिलने का चांस भी कम होता है, चांस भी कम है। और दूसरा कि जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका रहते हैं या तो हिंदू को देंगे या मुस्लिम्स को देंगे। तो ऐसे, दूसरा कि वहाँ पर एक चीज़ और है कि वहाँ पे सेंसिटाइजेशन ऑफ दलित कम्युनिटीज़ ज़्यादा हुआ है और वो हिंदुओं के साथ टेंड करती कि वो हिंदुओं के साथ जाएंगी, तो वहाँ एनडीए को ज़्यादा एडवांटेज रहता है दलित। ये क्षेत्र वो भी है कि जहाँ जो है ज़्यादातर जो नॉन चमार कम्युनिटीज़ वहाँ पे ज़्यादा हैं दलितों में। दुसाध वहाँ की सबसे बड़ी डोमिनेंट कम्युनिटी, उसके साथ मुसर कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पर। तो इन दोनों का जो है आप अगर देखेंगे कि दुसाध कम्युनिटी और मुसर कम्युनिटी दोनों के जो बड़े लीडर हैं वो एनडीए के साथ हैं। तो हम ये समझते हैं, लेकिन हमने ये देखा है, हम लोग घूम रहे थे, हमने ये देखा वहाँ भी एक सिग्निफिकेंट चंक ऑफ दी जो दुसाध है या कुछ गिनती के वहाँ चमार्स हैं जो छोटी छोटी आबादी में हैं, उनमें भी एक सेक्शन ऐसा है, वो सारा का सारा एनडीए को नहीं जाएगा, उसमें भी एक सेक्शन ऐसा है जो महागठबंधन की तरफ जाएगा, जो कि मुस्लिम के साथ माइनॉरिटीज़ के साथ अलाइन करेगा। मिथिलांचल है, मिथिलांचल में आपको पता ही है, मिथिलांचल में दुसाध और रविदास दोनों काफ़ी बड़ी आबादी में हैं। और मिथिलांचल, तो ये जो आबादी है इस क्षेत्र में चूँकि वहाँ जो है कि अपर कास्ट का बहुत डोमिनेशन, आपको पता है मिथिलांचल इज़ नोन फॉर मैथिली ब्राह्मण्स एंड ऑल दैट। तो जो है वहाँ सोशल टेंशन्स हिंदुओं के बीच में आपस में हैं, तो वहाँ जो है चूँकि डोमिनेशन प्रॉपर्टी का, इकोनॉमी का, लैंड का, सब चीज़ पे डोमिनेशन वहाँ पर अपर कास्ट का है, तो वहाँ भी जो दलित है अपने आप को थोड़ा कमज़ोर पाता है, तो वो टेंड करता है कि वो उनके साथ जाए। तो मिथिलांचल और सीमांचल 2 ऐसे जगह हैं, हमने जो इलेक्टोरल सर्वे भी किया था उसमें इन दोनों क्षेत्रों में जो है एनडीए आगे था। लेकिन हमारी समझ ऐसी है कि इस बार वहाँ थोड़ा चेंज आएगा, और वो चेंज जो है मुझे लगता है कि एनडीए के थोड़ा पक्ष में नहीं रहेगा, थोड़ा शिफ्ट कर रहा है वहाँ पर। फिर आरा है, भोजपुर है, ये तो रविदास बहुल एरिया है। रविदास बहुल एरिया में महागठबंधन को, एनडीए को नुकसान इस वजह से थोड़ा हमको दिख रहा है क्योंकि उनके पास भी कोई रविदास या चमार लीडरशिप नहीं है। महागठबंधन ने इस बार जो मुझे लगता है बहुत बड़ा काम किया है कि रविदास समाज से राजेश राम को बनाकर
उन्होंने क्लियर ये सिग्नल दिया है कि वो रविदास समाज को विन ओवर करना चाहते हैं। रविदास समाज का काम एक तिहाई हिस्सा तो उनके साथ पहले ही था। मुझे लगता है राजेश राम और राहुल जी की राहुल जी की और तेजस्वी की जो यात्राएं हुई हैं, और जो तेजस्वी, क्योंकि दलित जातियों में यादवों को लेकर थोड़ा सा खिंचाव है, तो उसको लेकर तेजस्वी यादव को उस बात का धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने जो अहंकारी यादव है उसके अहंकार को थोड़ा सा या उसका थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश की है। उन्होंने थोड़ा पैसिफाई किया और थोड़ा उन्होंने जो है महागठबंधन के अंदर जो दलित जातियों को थोड़ा उन्होंने सामने लाना शुरू किया है। तो ये भी एक बड़ा, जैसे फॉर एग्जांपल बताऊं कि सुरेंद्र राम करके एक जो आरजेडी के जो एमएलए हैं, वो रविदास समाज के जो धर्मगुरु हैं उनके प्रभारी बिहार के हैं। तो इसका मतलब है कि उन्होंने भी विन ओवर करने की कोशिश। ये प्रयास मुझे लगता है कि रविदास समाज में क्लियरली जा रहे हैं। तो ये जो एरिया है भोजपुर, ऐसे ही चंपारण वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर एनडीए और जो महागठबंधन दोनों बराबर बराबर ताकत में हैं। लेकिन हमें ये समझना है कि चंपारण वाला क्षेत्र जो रविदास बहुल एरिया है, तो वो मुझे लगता है कि डिसाइड करेगा कि किसके फेवर में जाएगा। और गया वाला जो जी साउथ में जो गया वगैरह का जो रीजन है, और वहाँ पर जो है मुसर बहुत बड़ी आबादी में है। लेकिन जब हमने इलेक्टोरल सर्वे किया तो हमने देखा था कि मुसर का डिवीज़न वो एक मुश्त जो है जीतन राम मांझी के साथ नहीं जा रहा है। हालांकि वो उनकी समाज से नेता आते, लेकिन एक मुश्त उनकी तरफ जाए। उनमें थोड़ा सा इस बात को लेकर निराशा भी है, नाराजगी। मुसरों की जो इमर्जिंग लीडरशिप है, यंग लीडरशिप जो है, उसमें जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी को लेकर थोड़ी नाराजगी इस बात को लेकर है। वो खुद मंत्री हैं, उनका बेटा मंत्री है, उनके बेटे की बहू भी विधायक बनी है, और वो अपने समाज के लिए कुछ खास नहीं किया। और उनका जो अपना दामाद है वो भी शेड्यूल कास्ट कमीशन का वाइस चेयरमैन है। तो वो मुसर समाज का जो नौजवान जागरूक तबका है, जो एक धीरे धीरे पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहा है, तो उनको लग रहा है कि हमारे समाज को तो कुछ मिल नहीं रहा है, तो इन्हीं के परिवार को मिल रहा है। तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं जो मुझे लगता है काउंट करेंगे, और इसलिए हम कह सकते हैं कि मुसर वोट में डिवीज़न होगा। और जो डिवीज़न, और हमने देखा है कि जैसे सीमांचल है, मिथिलांचल है, या जो आरा है, भोजपुर है, इन क्षेत्रों में हमने देखा है कि मुसर कम्युनिटी और भुइयाँ कम्युनिटी और रजवार कम्युनिटी वो टेंड करती हैं, वो जो डोमिनेंट कम्युनिटी है उनके साथ छोटी छोटी जातियाँ उन कम्युनिटीज़ के जाने का प्रयास करती हैं, जिससे कि वो अपने आप को सिक्योर फील करें और बड़ी जातियों के बैकलैश को बर्दाश्त कर सकें। अब हम आते हैं जो आपका जो रिपोर्ट था जी, बिहार का दलित क्या चाहता है, और अगर हम ये चुनाव के संदर्भ में बात करें तो दलित वोटरों का क्या उम्मीद है और वो क्या चाहते हैं पॉलिटिकल पार्टी से, मुख्य मुद्दे क्या हैं? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि हमको देखिए हर जाति की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल, जो सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जिसकी मैंने बात शुरू में की थी, बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ने मुसरों को घरों से बेदखल किया है, दलित जातियों को बड़े पैमाने पर बेदखल किया है। तो एक बड़ा इशू ये है कि दलित जातियों को, जो नीतीश कुमार जी बार बार हर बार चुनाव में सरकार कहती रही है कि वो उनको 3 डेसिमल ज़मीन देंगे, वो ज़मीन आज तक मिली नहीं। तो सबसे बड़ा मुद्दा है, क्या दलितों को सरकार घर बनाने के लिए ज़मीन देगी? बड़े पैमाने पे दलितों में भूमिहीनता है, कृषि भूमि नहीं है, और आपको पता भूदान की ज़मीनें हैं, उस पर झगड़े चल रहे हैं। तो कृषि भूमि में जो भूमिहीन दलित हैं, मुसर हैं, रैदास हैं, दुसाध भी बहुत संख्या में, और दूसरी जातियां हैं, क्या सरकार ज़मीनें उनको देगी क्या? तो ये एक बड़ा कि लैंड रिफॉर्म क्या एक्चुअल में एग्रेरियन और लैंड रिफॉर्म क्या बिहार में होगा, ये एक बड़ा इशू है। दूसरा ये कि इस पर अभी भी ना महागठबंधन ना एनडीए, इनमें से कोई कुछ नहीं कहा है। हाँ, पर मुझे लगता है कि अभी चूंकि किसी अभी वैसे मैनिफेस्टो भी नहीं आया, तो मैं समझता हूँ दूसरी एक बड़ी मांग जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ, ये खास तौर से दलित समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, और हमें समझना है कि बिहार में दलित समाज में 2 जातियाँ ऐसी हैं जिनकी सरकारी नौकरियों में काफ़ी बड़ी संख्या है, जैसे धोबी हैं और पासी हैं। दे डोमिनेट द गवर्नमेंट सर्विसेज। रविदास और दुसाध इतनी बड़ी संख्या में नहीं है जितने में होना चाहिए, जितनी उनकी आबादी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि
बिहार सरकार ने सारी प्रमोशंस पर और सारे जो रिप्लेसमेंट पर रोक लगा रखी है। ये रोक केवल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के मामले में है, ये नॉन शेड्यूल कास्ट नॉन शेड्यूल ट्राइब के मामले में कोई रोक नहीं है। तो ये जो है ये तो इसमें सरकारी कर्मचारियों का, और हमको समझना है कि सरकारी नौकरियों में और प्रोफेशनल सर्विसेज में शेड्यूल कास्ट का केवल 1.37% हिस्सा है। मैं देख रहा था तेजस्वी यादव ने अभी एक ट्वीट किया है और हमारे सम्मेलन के बाद ही उन्होंने उसको ट्वीट किया है। वो उन्होंने कहा है कि सरकारी और प्रोफेशनल सर्विसेज में 1.13%। जी 1.13%। अब देखिए जिस समाज की आबादी 20% है, हर पांचवा आदमी जिस समाज का और 100वें स्थान पर है वो, तो ये जो दूसरी बात यह है कि सरकारी नौकरियों में और प्रोफेशनल सर्विसेज जो हैं उसमें दलितों की हिस्सेदारी कैसे सुनिश्चित हो, ये मुझे लगता है कि ये एक बड़ा फैक्टर है। तीसरी बात ये है कि हमको समझ कि देखिए दलितों के पास जब संपत्ति नहीं है, एसेट्स नहीं है, तो उनके पास सबसे बड़ा बदलाव का हथियार एजुकेशन है। तो एजुकेशन की स्थिति बिहार में बहुत खराब है। 5-5 साल में बीए की डिग्री होती है। और दूसरा कि क्या हो रहा है कि बड़े पैमाने पर एनडीए सरकार ने, जो केंद्र में सरकार है, उसने बड़े पैमाने पर प्राइवेटाइजेशन किया है। स्कूल और खासतौर से कॉलेजों की जो फीस है वो इतनी बढ़ गई है कि वो दलितों के और जो कमज़ोर कम्युनिटीज़ हैं गैर दलित में, ईबीसी में, उनके बस की बात नहीं है। तो एक बड़ी मांग ये है कि ग्रेजुएट तक हर दलित बच्चे को सम्मान के साथ बिना किसी परेशानी के शिक्षा कैसे मिले। मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे मैं रुकूंगा। जैसे हमने देखा है कि अगर 2011 सेंसस के डेटा ले तो दलितों के अंदर लिटरेसी रेट जो है वो लगभग 66%, 66% है, जबकि पूरा टोटल पॉपुलेशन का 76% है, यानी कि 10% का फासला है अन्य जाति और दलितों के बीच, 10% पीछे है। लेकिन जब हम ड्रॉप आउट रेट्स देखते हैं तो क्लास 5 के बाद धीरे धीरे बढ़ते जाता है। तो आज के डेट पर वहाँ पर मैट्रिकुलेशन तक कितना लोग उसके बाद ड्रॉप आउट कर जाते हैं? 10% केवल मैट्रिकुलेशन के आगे जाते हैं। मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ राजेश जी आपको, क्योंकि नॉर्मली जब हम ये बात करते हैं तो बहुत सारे लोग जब लिटरेसी की बात करते हैं तो लिटरेट और इलिटरेट की संख्या भूल जाते हैं। 2011 के आंकड़ों के हिसाब से शेड्यूल कास्ट का केवल 38% व्यक्ति साक्षर था। हम एजुकेटेड की बात नहीं कर रहे, साक्षर 61% से ज़्यादा लोग जो है वहाँ पे अंगूठा टेक या निरक्षर है बिहार में। तो ये शिक्षा का जो स्तर है ये दलितों के लिए और बिहार के लिए भी और देश के लिए भी बड़ा चिंता का विषय होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं है। मैं आपको ये भी बता रहा था कि हायर एजुकेशन के अगर आप डेटा देखेंगे तो हायर एजुकेशन में बिहार में जो है देश के एवरेज के हिसाब से, औसत के हिसाब से काफ़ी कम है। वहाँ के प्रोफेसर्स के ऊपर लोड स्टूडेंट्स का ज़्यादा है। तो ये बहुत, तो मैं समझता हूँ कि एजुकेशन पर इंटरवेंशन की बहुत वहाँ सख्त, क्योंकि एजुकेशन होगा तो अगर आप बिहार में इंडस्ट्री भी डेवलप करना चाहते हैं, अगर बिहार में आप कुछ भी करना चाहते हैं तो आपको एक एजुकेटेड ट्रेन्ड मैन पावर तो चाहिए होगी। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बाहर से जाके पैसा क्यों लगाएगा, बिहार के लोग नहीं लगाएंगे तो बाहर का अगर कोई व्यक्ति लगाना चाहेगा उसको वहाँ पे मैन पावर ही नहीं मिलेगी। अगर उसको कर्नाटक का ही पैसा आके लगेगा या तेलंगाना का आके पैसा लगेगा या तमिलनाडु से पैसा आके लगेगा तो फिर वो तमिलनाडु तेलंगाना के लोग लेकर आएंगे, क्योंकि लोकल लोग मिलेंगे नहीं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर। तो एजुकेशन। तीसरी बात जो है कि दलितों की सेहत के मामले में स्थिति बहुत खराब है। वहाँ 60% से ज़्यादा जो दलित महिलाएं वो एनीमिया के शिकार हैं, बच्चे स्टंटेड हैं, ठीक है, बच्चे वेस्टेड हैं। तो ये भी बहुत बड़ा एक कॉज ऑफ कंसर्न है। औरतों के बीच में एनीमिया का प्रॉब्लम 60% है। मैं एनीमिया का एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको। 60% जो आपने सही कहा कि जब बच्चा पेट में है और 60% महिलाएं एनीमिया की शिकार हैं तो जो बच्चा पेट में है उसका फुल ग्रोथ नहीं होता। तो पूरी हमारी जो प्रोजीनी है, जो दलितों का जो भविष्य, भावी पीढ़ियाँ हैं, वो अंडर डेवलप, उनका दिमागी जो डेवलपमेंट है वो अंडर डेवलप होता है और उसका इम्पैक्ट ह्यूमन क्वालिटी पे पड़ता है। तो हमारे लिए तो जीवन मौत का सवाल है, हमारी फ्यूचर जनरेशंस का सवाल है। तो ये एक बड़ा, एक जो है हमारे रोजगार का सवाल है।
क्योंकि ज़मीनें हमारे पास है नहीं, उद्योग हमारे पास है नहीं, काम धंधे करने की ज़्यादा है नहीं, केवल खट खट कर रिक्शा चलाकर इसी में गुजारा करना पड़ता है। तो सरकार को, और मुझे लगता है इसीलिए, क्योंकि तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं, महागठबंधन जो कह रहा है कि हम नौकरियां देंगे, तो उसकी वजह से दलितों का झुकाव नेचुरली महागठबंधन की तरफ। पिछले बार ये उन्होंने जब ये वादा किया था, वो वादा कुछ हद तक पूरा भी किया था, तो इसीलिए क्रेडिबिलिटी है। तो कहने का मतलब ये है कि आपने जो 4 मुद्दे आइडेंटिफाई किए, 5वां मैंने बोला नहीं भैया। 5वां बता दीजिए। देखिए 5वां क्या है कि अगर हम देखें पिछले 2 जो एट्रॉसिटीज़ हैं बिहार में, जो ह्यूमन राइट वायलेशन है दलित के, वो बड़े पैमाने में बढ़ गए। मैं अगर आपको ये बताऊं कि 48% रेप के मसले, दलित महिलाओं पर रेप के मसले 2010 से लेकर 2013 से लेकर 2023 तक का जो 10 साल है, उसमें 48% जो रेप के मसले पिछले 3 साल में रिकॉर्ड हुए हैं। हाँ, 10 गुना बढ़ गया है। हाँ, तो रेप जो है मतलब कि 7 सालों में 52% और 3 सालों में 48%। तो ये एट्रॉसिटीज़ बढ़ गई हैं। दूसरा एक चीज़ और भी है कि मोदी जी को, उसको नीतीश कुमार जी को प्रोहिबिशन बहुत पसंद है। पहले तो कम से कम ये होता था लोग दुकानों से जाकर खरीद लेते थे, अब तो घर पे बैठ के डिलीवरी हो रही है। तो बड़े पैमाने पर जो शराबबंदी के केसेस के अंदर जो लोग जेलों में हैं वो दलित हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर डिलीवरी वही करते हैं। ठीक है, तो ये जो एक नई इकोनॉमी बन रही है जिसका बेनिफिट तो सवर्ण समाज उठा रहा है, और उसका जो विक्टिम है वो शेड्यूल कास्ट हो रहा है। पीने के लिए नहीं, पिलाने के लिए, मतलब पिलाने के लिए भी उसको, मतलब कि जो अपना लाइवलीहुड कमा रहा है उसके जरिए, और जिस लाइवलीहुड को थानों से संचालित किया जा रहा है, तो वहाँ उसको जेल में भेजा जा रहा है, और सबसे बड़ी संख्या उनकी है। तो ये ह्यूमन राइट वायलेशन में एक बहुत बड़ा सीरियस इशू उनके लिए। तो यानी थोड़ा सा अगर हम रिकैप कर ले, पहला मुद्दा आपने कहा भूमिहीनता और विस्थापन जी जो हो रहा है। दूसरा आपने कहा रोजगार जी, सरकारी बेसरकारी हर जगह जी रोजगार की मांग बन रही है। तीसरा आपने कहा चूँकि ज़्यादातर लोगों के पास ना ज़मीन है ना कोई रिसोर्स है, तो शिक्षा ही एक ही माध्यम है सोशल मोबिलिटी का। तो और शिक्षा व्यवस्था जो है वो गुणात्मक सार्वजनिक शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट शिक्षा से दलित समुदाय को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता है। तो और उसमें बहुत गिरावट हुई है और वो चाहते हैं कि वो ठीक किया जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि ड्रॉप आउट रेट्स वगैरह बहुत हाई रहता है। आपने कहा कि 10% मात्र 10% मैट्रिकुलेशन के आगे जाते हैं। चौथा आपने जो बताया कि स्वास्थ्य लेकर, और ख़ास करके महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर, और जिसके चलते जो दलित बच्चे होते हैं वो स्टंटेड होते हैं, वो पतलापन बहुत कम होता है, और वेट कम होता है, और एक तरह से मानसिक शक्ति भी कम होता है, और जो आगे जाकर उसका ग्रोथ को अफेक्ट करता है। और पांचवा आपने कहा कि दलितों को लेकर अत्याचार, खास करके दलित महिलाओं को लेकर अत्याचार बहुत बढ़ गया है। और जो पॉलिटिकल पार्टी ये 5 मुद्दों को ध्यान में रखेगी, हो सकता है उनके तरफ दलित समुदाय का झुकाव होना जाहिर है। लेकिन 2 और चीज़ आते हैं, वो ये होता है कि जैसे मैंने कहा, अंत में जाकर बंदा देखता है कि हमारे समाज का किसी व्यक्ति को टिकट मिला कि नहीं मिला। तो आपने बोला कि इस बार आपको बहुत उम्मीद है कि गठबंधन जो है वो ज़्यादा वोट ले लेगी दलितों का, और एक मेजर शिफ्ट होगा दलित वोट में। लेकिन अगर हम देखें, जैसे राहुल गांधी अति पिछड़ा को लेकर बात कर रहे हैं, उन्होंने न्याय पत्र भी जारी कर दिया, पिछले दिनों में भी बात किया है। दिक्कत यह है कि आप एक तरफ बात करते हो, लेकिन जब चुनाव में टिकट देने के बात आता है, तो 2020 के चुनाव में महागठबंधन ने मात्र 9% टिकट्स अति पिछड़ा को दिया, जबकि उनका 26% शेयर है पूरी आबादी में। दूसरी तरफ एनडीए ने मेरे हिसाब से लगभग 17% टिकट्स दिया अपना। तो जाहिर है कि अति पिछड़ा वर्ग ये समझेगा कि उनके जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है
वो एनडीए के साथ रहकर ही बेहतर होता है। और बिहार जैसे राज्य में लोग देखते हैं कि अगर हमारा पहले पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो जाएगा तो फिर हमारा इकोनॉमिक वेलफेयर भी आ जाएगा। जहाँ मानसिकता ये है, जनमानस यही से देखता है चीज़ों को, कि आपको क्या लगता है, आपने तो एक तरह से सपोर्ट दे दिया है महागठबंधन को, आप शायद हो सकता है उनके बड़े सारे लोगों के साथ मिलजुल कर काम करते होंगे, तो आपको लगता है कि जो रिजर्व सीट्स के बियॉन्ड भी जाकर महागठबंधन क्या सीट्स देगी दलित कैंडिडेट को? देखिए, मैं समझता हूँ कि अभी जो बिहार विधानसभा में रिजर्वेशन जो है 15% है शेड्यूल कास्ट के लिए, तो उसके हिसाब से 38 सीट हैं। अब आबादी चूंकि 20% हो गई है, कुछ सीटें तो उनको नेचुरली उसको ध्यान में रख के बढ़ानी चाहिए। मैं समझता हूँ कि महागठबंधन अगर चुनाव जीतने के लिए लड़ रहा है तो उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, इनके साथ न्याय करें। हम ये नहीं कह रहे कि वो सवर्णों को टिकट ना दें, लेकिन अति पिछड़ी और दलित जातियों के बूते के कीमत पर अगर अगली जातियों को वोट महागठबंधन देता है तो मुझे लगता है कि वो सही सिग्नल नहीं होगा। तो जैसे तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट में ही, अब पता नहीं वो डेटा उनके पास कहाँ से आया, आप कहते हैं कि उनके पास वो जो कास्ट सेंसस का डिटेल डेटा है, आपके हिसाब से 19.65% दलित से 2011 का सेंसस के हिसाब से 16.5% के आसपास है, और तेजस्वी यादव के ट्वीट देखें तो 21% के 21% जो है दलित, अच्छा दलित और आदिवासी मिलाकर है। अच्छा, तो फिर भी जो अगर 20% है तो क्यों ना हाँ, तो वो तो बहुत छोटा हो गया, तो 20% पे हम ले ले, क्यों ना ये महागठबंधन से मांग की जाए कि आप 20% सीट दलितों को दीजिए, 15% रिजर्वेशन हो, उसके ओवर एंड अबव दैट आप 5% दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम क्या करने जा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल हम करेंगे, डिमांड करेंगे, हम क्यों नहीं करेंगे डिमांड। अभी तो हम मतलब कि जो है अभी हमने वो जो रिपोर्ट है अपनी वो रिलीज़ नहीं की, हम दिल्ली में उस रिपोर्ट को रिलीज़ करने वाले हैं, हम सारी बातें रखेंगे और उसमें ये भी रहेगा। चलिए, तो बहुत अच्छा रहा जो आपसे बातचीत करके हमें समझ में आया कि इस बार दलित वोट में बदलाव होने का संभावना काफ़ी है, और वो बदलाव का फ़ायदा आपके हिसाब से महागठबंधन को होने वाला है। लेकिन अभी चुनाव होने में काफ़ी समय है, दोनों तरफ रणनीति बन रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस इस बात से वाकिफ़ ना हो, तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे रणनीति कैसे दोनों तरफ से बनती है और दलित समुदाय का मूड किसके तरफ बनता है। बहुत बहुत जो बदलेगा हमारी हालत, हम बदलेंगे उसकी हालत। ऑन दैट नोट, थैंक यू वेरी मच। और हमारे दर्शकों को फिर से गुजारिश है कि अगर आपको हमारा चर्चा अच्छा लगा हो तो हमारे ये चैनल को पसंद करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने साथियों के साथ शेयर करिए। हम ज़्यादातर अर्थनीति और राजनीति के बारे में बात करते हैं, लेकिन अगर आपको सामाजिक न्याय में दिलचस्पी है तो ये समझ लीजिए कि सामाजिक न्याय के लिए राजनीति और अर्थनीति में क्या होता है ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप हमारे पास बार बार लौट के आइए। धन्यवाद।